आपके एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है और ये आपकी एग्जांपल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंटली यही रिपीट होता रहेगा। तो एक और क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया था मैंने बनाने के लिए, इसको तुम्हें सॉल्व भी कैसे करना है बता दिया था। हाँ, इक्वेशन से आपको के और ओमेगा की वैल्यू मिल गई है। अगर आप के मिल गया तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं। हम कर लियो, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा देखो, अगर किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो b is equals to 2 into 10 to the power 7 sin 360x minus 50t। हाँ, लेकिन यहाँ पे उसमें प्लस था, लेकिन मान लो ऐसा माइनस आ गया तब क्या करो? तो ऐसा लिखोगे क्या कि ओमेगा की वैल्यू -50, आप लोग इसको क्या कंसीडर करोगे? 50। डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा ना आपको, आप लोग क्या निकालोगे? ऐसे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ये कैसे नेगेटिव में होगा? आपने इस ग्राउंड के कितने चक्कर मारे? -30। इसका क्या मतलब है? सर मैं उल्टा लौट रहा हूँ। ये उल्टा सीधा क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड निकालना है आपको, किससे निकालोगे? आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइनस, लेकिन आप उसको निकालोगे पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता। वैसे ही अगर मान लो इसके सामने नेगेटिव होगा तो, हाँ यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो क्या समझोगे? के की वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती, उसके साथ में जो x है ना वो -x है, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में वेव फ्लो को देखना। तो ऐसा आप लोग समझ जाओ। क्या के की वैल्यू कैसे नेगेटिव होगी बताओ? के की वैल्यू का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ। वेव लेंथ किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव नहीं। तो चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? लाइट with an energy flux of 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incident. Perpendicularly उसके पर incident हो रही है. If the surface has an area of 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. नहीं, आप मीटर में लेके चलो। सबको हमको मीटर में करना है और फिर फॉर्म भी करना है। नहीं ये शुरुआत में हम लोग करते हैं, हमेशा कोशिश किया करो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करने। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स कैसी फोर्स? यहाँ पे ना एक एरिया है ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली परपेंडिकुलर, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रही है ना, ये कितनी एनर्जी देती है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 18 वॉट। तो देखो 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल इसे कितनी एनर्जी दे देगी? 18 इंटू 20 वॉट्स, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगी इसको? क्योंकि देखो ये 18 सेंटीमीटर 18 वॉट देती है किसको? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा हुआ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी देगी? इसका एक भी मल्टीप्लाई करना 20 से, तो कितने वॉट? कितना हो जाएगा ये? 18 टू द 46, 360 वॉट की एनर्जी देगी इसको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 360 वॉट, वॉट का मतलब क्या होता है? पावर। वॉट मतलब जूल पर सेकंड। एक सेकंड में वो 360 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और टोटल कितनी देर के लिए रह रही है? एक्सर्ट ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट टाइम स्पैन। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। अब एक की एनर्जी तुमको एक सेकंड में मिल रही है, और इंसिडेंट कितनी देर के लिए हो रही है? आधे घंटे के लिए। तो टोटल कितनी एनर्जी मिली सरफेस को? तुम धूप में जाते हो, आपको पता है कि वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उससे हमारी स्किन गर्म हो जाती है, कुछ एनर्जी मिलती है तभी तो गर्म होती है। सन से जो रेडिएशन आता है ना, उसकी एवरेज वैल्यू है 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर का आपने टाइम ले लिया ना, तो उसके पास 1.3 किलोवाट की एनर्जी मिलती है एक सेकंड में। और आपको पता है हमारे जो एसी चलते हैं 1.5 1.6 किलोवाट की एनर्जी लेती है एक सेकंड, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे जितनी एनर्जी है ना, एसी चला। लेकिन हम उसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे।
तो सोचो जब आप 1 मीटर स्क्वायर के हिस्से से पूरा एसी चला सकते हैं, आप अपने घर के छत को अगर पूरा सोलर पैनल में कन्वर्ट कर लो और पूरी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लो, मोहल्ले को एनर्जी दे दोगे आप सिर्फ अपने घर की छत। लेकिन अफसोस हम सारी की सारी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिक एनर्जी, 2 से 3% कर पाते बस। बहुत अभी हम लोग को काम करना है सेमीकंडक्टर, इसलिए आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे आगे चल के उसमें कुछ काम करेंगे तो एटलीस्ट 10% के अगर हम यूज कर पाए तो अभी से 5 गुना ज्यादा होता है, हो गए। तो चलो वापस इस पे आते हैं। तो सोलर आप थोड़ी देर धूप में खड़े होगे तो आपको कम गर्म लगेगा, क्योंकि ज्यादा देर खड़े होगे तो ज्यादा गर्म लगेगा। ये बंदा जो है ये आधे घंटे तक के खड़ा हो गया धूप में, हर सेकंड उसको एनर्जी मिलती थी 60 जूल, तो आधे घंटे में कितनी मिल जाएगी 360 इंटू 30 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड में ये सेकेंड कट जाएगा और टोटल एनर्जी मिल जाएगी हमको 360 इंटू 1800 जूल। कितनी एनर्जी मिली इसको? एनर्जी क्यों मिली? क्योंकि 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर देता है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 18 इंटू 20 किया मैंने। उसके बाद कितनी एनर्जी ये पर सेकंड प्रोवाइड करता है और आधे घंटे तक के यहाँ पे ये इंसिडेंट मिली, तो इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया तो टोटल इसको इतनी एनर्जी मिली। ठीक, यहाँ पे किस समझ में आ गई? तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया? यू का। याद है हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था मोमेंटम इज इक्वल्स टू यू अपॉन सी, ये फॉर्मूला उसको मैंने डिराइव करके बताया था इजी उससे एमसी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? मोमेंटम। और जैसे ही हमको मोमेंटम मिला, आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है? क्या कहता है वो? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना फॉर्मूला, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला याद है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बन जाता है। और बेसिक हमारा फॉर्मूला ये था, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही कोर्स होता है। तो इसी की हेल्प से मोमेंटम हमारे पास आ चुका है। मोमेंटम हमारे पास आ चुका है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम निकाल दो इस फॉर्मूले से, यहाँ पे पुट कर दो, आपको फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ, मैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 18 वॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, आपको के टेस्ट में तो इसके निकल क्वेश्चन आएगा। तो 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एनर्जी जो है ना, यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रही किसी सरफेस पे, और ये सरफेस खुद 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो टोटल इसके ऊपर कितनी इंसिडेंट होगी एनर्जी? 18 इंटू 20। ये देखो ये वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या बच जाएगा हमारे पास? 360 वॉट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 360 जूल पर सेकेंड। हर सेकंड 360 जूल एनर्जी मिल रही है, हमें तो टोटल एनर्जी चाहिए। आधे घंटे तक के रहा है यहाँ पे, तो 360 इंटू 30 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। तो देखो ये जूल पर सेकेंड था पहले, तो इसको मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है, सेकेंड कट जाएगा और कितना मिल जाएगा हमको? 360 इंटू 1800 जूल। कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर? अगर किसी बॉडी पे इतनी एनर्जी इंसिडेंट हो गई तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास u by c। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो 360 इंटू 1800 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहाँ समझ लिया? तो ये हमारा आ गया मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज हुआ। पर पूछा तो इसमें फोर्स था, तो हम लोग जाएंगे 11th की क्लास में। 11th की क्लास में हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम अपॉन टाइम, तो यहाँ से हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू, ये जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना किससे? टाइम से। तो टाइम कितना है? 30 इंटू
60 यानी कि 1800। तो देखो नीचे मैंने फिर से लिख दिया 1800 सेकेंड, और ऊपर चेंज इन मोमेंटम कितना था 360 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 1800 से 1800 कर जाएगा, उसके बाद बाकी का कट पिट करके आप लोग काम की आ जाएगा। हाँ, इसलिए मैंने वहां पे 1800 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि बाद में नीचे फिर से टाइम को आना है, बस इसी वजह से। तो 1800 से 1800 काट दिए, उसके बाद ये 3 इंटू 10 टू पावर 8 है, ये 108 टाइम दिख रहा है। चलो इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है क्वेश्चन, कुछ था क्या, कुछ भी नहीं, बस एक की वाला फॉर्मूला हमने लगाया, की वाला फॉर्मूला लगाया, आंसर। चलिए अब हेडिंग डालिएगा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच में एग्जिस्ट करती है। तो देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब एक्सपेरिमेंट का पहले सेटअप देख लो। यहाँ पे ध्यान से देखो डायग्राम कैसे बनाना है। उन्होंने क्या किया, दो स्क्वायर प्लेट्स ली, उसके बाद इन दोनों प्लेट्स को उन्होंने यहाँ पे एक कॉइल के थ्रू जोड़ दिया। अब इस कॉइल को उनको प्रोवाइड करना है बहुत हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज, लेकिन हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है 220। क्या करें यहाँ पे, उस 220 वोल्ट को हम लोग ना एक छोटी सी कॉइल से प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेज जैसी नंबर ऑफ कॉइल बढ़ती है वैसे बढ़ जाता है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है कि वोल्टेज का रेशियो क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये वाला वोल्टेज हम इससे प्रोवाइड कर रहे थे अपना लो वोल्टेज, वहां पे देखिए हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये कॉइल थी, इसको हम लोग यहाँ से ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, और ईएमएफ का रेशियो क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल होता है। तो देखो मान लो ये हमारी कॉइल नंबर 1 और ये मान लो कॉइल नंबर 2। तो E2 अपॉन E1 किसके बराबर होगा, N2 अपॉन N1। इधर और टर्न्स बढ़ा दो, इधर का वोल्टेज और बढ़ जाएगा, इधर का नंबर ऑफ टर्न्स कम करके इसके बराबर कर दो, इधर जितना वोल्टेज उधर भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसे करके ना वोल्टेज कम ज्यादा करते हैं। मान लो यहाँ मुझको कम वोल्टेज चाहिए होता, तो मैं क्या करता, जिस कॉइल से वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इस कॉइल को बड़ी कॉइल बना देता, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम हो गए इसके कंपैरिजन में, तो वोल्टेज भी कम मिलेगा। तो यहाँ पे ये इसका सेटअप है जिसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने दो प्लेट्स लगाई, दोनों ऐसी स्क्वायर प्लेट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर है, दोनों को हमने एक कॉइल के थ्रू ऐसा जोड़ दिया। और उसके बाद इस कॉइल को हमको क्या करना था, वोल्टेज प्रोवाइड करना है, वो भी हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब देखो होगा क्या, जब बहुत हाई वोल्टेज मिलेगा इसको, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये दोनों प्लेट्स ना कैपेसिटर की तरह एक्ट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मान लो इसमें हो गया बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इसके पास एक्यूमुलेट हो गया, इसमें बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। उसके बाद चार्जेस की हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर ये चार्ज इस बॉडी के ऊपर है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर बॉडी को आपने इस तरीके से बना दिया ना, तो जहां पे शार्प एजेस होते हैं वहां पे ज्यादा चार्ज होता है, और जहां पे यूनिफॉर्म ऐसे होता है वहां पे क्या होता है, चार्जेस कम रहते हैं, चार्जेस की डेंसिटी। तो जहां पे थोड़ा सा नुकीला टाइप का सिरा बनता है ना शार्प, वहां पे चार्जेस की डेंसिटी अपने आप बढ़ जाती है, चार्ज की यही प्रॉपर्टी। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक नीचे तक के वायर लाए और यहाँ पे एक छोटा सा स्पीयर लगा देंगे। एक्चुअली ये काम हर्ट्ज ने किया था, हर्ट्ज का जैसा एक प्रैक्टिकल सेटअप था ना, वही हमको देखना है। उसके बाद नीचे से भी हम लोग क्या किए, एक वायर लेके आए इस प्लेट से, और यहाँ पे भी एक मेटल का स्पीयर लगा दी, कॉपर का। तो देखो ये भी मेटल का स्पीयर, ये भी मेटल का स्पीयर। अब यहाँ पे जितना चार्ज है ना, उससे कहीं ज्यादा चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे होगी, क्योंकि थोड़ा सा शार्प एज है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे जितनी चार्ज की डेंसिटी नहीं है, उससे भी ज्यादा चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे। मानते हो इस बात? तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क हो जाएगा। हमारी गाड़ी में स्पार्क प्लग लगा होता है, तो क्या करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज लोग पैदा करते हैं,
अगर वोल्टेज कम है तो एयर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, इसमें करंट पास नहीं होता है। लेकिन अगर वहां पे आपने बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया, इवन आसमान से बिजली जमीन पे गिर जाती है जब वोल्टेज बहुत हाई होता है। आसमान से गिरने वाली बिजली से लोग बचते क्यों नहीं, क्योंकि वो हाई वोल्टेज की बिजली होती है। इसलिए तो हवा में तैरते हुए जमीन तक के आ जाती है, एयर फाइनेंस होती है। वैसे ही यहाँ पे हमने बहुत हाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ से यहाँ पे चिंगारी आपको दिखेगी। फील कर पा रहे हो? यहाँ से यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगी, स्पार्क दिखाई देगी। तो हमको स्पार्क दिखाई देने लग गए, मैं वो स्पार्क यहाँ पे बना देता हूँ, वो स्पार्क हम लोगों को ही दिख गया। अब होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने अभी तक ये पूरा नहीं बनाया था। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के दूसरे साइड यहाँ पे एक रिंग होती है, एक रिंग बनी होती है, ऐसे करके एक रिंग होती है, सर्कुलर रिंग। इसके दोनों एंड्स को हम लोग थोड़ा सा थिक बना देते हैं। थिक क्यों बनाते हैं फिर पता चलेगा। दोनों को थिक बना दिए। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, देखो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी फ्लो हो रही है, तो क्या लगता है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बने, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बना देता हूँ यहाँ पे। वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके इसके चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ बनने वाली। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो हो रही है तो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो देखो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उधर से रिंग के अंदर से आ रही है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कौन सा वोल्टेज इसको प्रोवाइड करते हैं, एसी वोल्टेज, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे चार्जेस भी फ्लक्चुएट करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फ्लक्चुएट करेगी। उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करता है। आप लोगों को इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना होता है। बर्ड्स ने ना ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, खत्म। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव गई होगी, उसी ने इसको क्या किया होगा, मोटिवेट किया होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। उसके पीछे का मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करते हैं। आप लोग ये तो समझ गए कि जब इसको हमने बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव हो जाता है। हमने मान लिया ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये वाला एंड नेगेटिव। इसके कारण क्या होगा, बहुत हाई वोल्टेज के कारण यहाँ से यहाँ पे बिजली पैदा होगी, एक स्पार्क देखने के लिए मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसको भी अपने घेरे में ले लेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको भी अपने घेरे में ले लेगा, इसको भी अपने घेरे में ले लिया उसने। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम ज्यादा हो रही होगी। अब इसमें से देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है। आप इस रिंग को एज्यूम करो, इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, तो ऐसी डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाता है। देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, तो इस डायरेक्शन में क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना। यहाँ पे ये जो रिंग है, इससे देखो बाहर की तरफ निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें ऐसे फ्लो होती है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या पैदा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी हमको स्पार्क देखने के लिए। क्या हमने इसको डायरेक्ट कनेक्ट किए, नहीं। हाँ, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। सर ये वाले स्पार्क की जो इलेक्ट्रिसिटी उससे कमी होती है। हाँ सर ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण स्पार्क पावर लॉस होता है। हाँ, ये हमेशा कम होता है, क्योंकि पूरा फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, इतना सारा फ्लक्स निकला, लेकिन फ्लक्स उसमें से बहुत कम पास हो, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कम है, हमेशा। इसका हाँ म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेट को फिर से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेट रखी, यहाँ पे ये एक प्लेट रखी, इन दोनों प्लेट्स को हमने यहाँ पे जोड़ दिया एक कॉइल से। अब हमें क्या प्रोवाइड करना है, इसको बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना है। तो ऐसी कोई हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दो, या यहाँ पे क्या करो, एक ट्रांसफार्मर लगा दो। तो हमने ये ट्रांसफार्मर लगा दिया, इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब एक ईएमएफ पैदा कर देगा। तो हमने मान लिया कि ये चार्ज होगी कैसी, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, नीचे वाली प्लेट जो किसी इंस्टेंट के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा। अब हमने क्या किया, चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे
इसके नीचे एक इसको वायर निकाला, यहाँ पे एक मेटल का स्फीयर लगाया, इसको भी आगे बढ़ाया और यहाँ पे मेटल का स्फीयर लगाया। इससे क्या होता है कि अगर कोई शार्प कोई ऑब्जेक्ट होता है ना किसी प्लेट प्लेट पे कहीं भी, तो उस पे चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जितनी डेंसिटी यहाँ पे नहीं होगी उससे ज्यादा डेंसिटी पता है चार्ज की यहाँ पे होगी। जितनी ज्यादा डेंसिटी यहाँ नहीं होगी उससे भी ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे होगी चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बहुत सारा आ गया, दोनों बहुत पास पास में। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में बनती है कि अपने आप क्या होता है, स्पार्क देखने को मिलता है। हमारी गाड़ी का जो स्पार्क प्लग होता है वो देखना, उस स्पार्क प्लग में भी एक ऐसा लगा होता है और एक दूसरा उसके ऊपर आके ऐसा लगा हुआ होता है। देखियो कभी स्पार्क प्लग को ऐसे, इन दोनों के बीच में ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है। ये बैटरी के एक एंड से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है। बैटरी से नहीं एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। बैटरी से करंट को लेता है, 12 वोल्ट की बैटरी से करंट को लेता है और उसको बना देता है 20,000 वोल्ट। इतना इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। देखो बैटरी डीसी, हाँ डीसी सोर्स है, काम करते हैं। ये अलग केस है। ये क्या बोला तुमने, डीसी से हम लोग क्या नहीं कर सकते, डीसी का सर्किट आप बताने वाले अरे ये डीसी वाला ही ट्रांसफार्मर है, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हम लोगों ने एसी ट्रांसफार्मर पढ़ा था जो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है, वो हम लोग की सिलेबस में है। यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ा देगा डीसी करंट। इसमें भी स्टेप चार्ज होता है। हाँ इसमें भी स्टेप डाउन। तो ये इसका वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ा देता है, हमारी बैटरी का वोल्टेज होता है 12 वोल्ट और ये इसको कितना पहुंचा देता है 16,000 से 20,000 वोल्ट के बीच। तो जब इनके बीच में इतना हाई वोल्टेज रहता है, ये जो गैप होता है ना, इसमें भी क्या हो जाती है, जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है और मुझे इस वजह से क्या होता है, इसके बीच में एक स्पार्क देखने को मिलता है। यहाँ पर लीकेज नहीं होता है। कहाँ पे लीकेज, एयर में अगर आयोनाइज हो रहा है तो एयर से इसमें वही जो करंट का लीकेज होता है वही तो इसके स्पार्क की फॉर्म में दिख रही है। करने में तो बस उसी पीस पैदा ना हो और आगे पीछे नहीं, ये देखो जो एयर आयोनाइज होती है ना, वो किस रीजन की एयर आयोनाइज होती है, और कहीं तो हाई वोल्टेज का सोर्स नहीं है। ये इन दोनों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है, इसलिए इनके बीच की जो एयर है वो हो जाती है आयोनाइज और इनके बीच में क्या होता है, आपको स्पार्क देखने को मिलता है। इतना समझ जाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत सारा, तो इसके बीच में क्या होगा, स्पार्क। स्पार्क यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो होगी और जैसे ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई वैसे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक रिंग रखी हुई थी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में सब गोल घूम के मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। उन मैग्नेटिक फील्ड को मैं बना देता हूँ। कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है यहीं से पास हो जाएंगे और कुछ तो इस रिंग के अंदर से गुजरती जाएगी, कुछ इसके अंदर से होके जाएगी और ये भी टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि हमारा करंट जो है वो खुद कांस्टेंट नहीं है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर में भी करंट पैदा होगा और मैग्नेटिक फील्ड देखो बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है और रिंग बोर्ड पे बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बाहर निकल रही है तो इसमें भी इस डायरेक्शन में आपको करंट देखने को मिलेगा और उस वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे भी आपको स्पार्क देखने को मिलता है। हाँ उतनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी नहीं होगी बट होगी। आपने बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के यहाँ से यहाँ तक की इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर दिया। जो निकोला टेस्ला थे महान साइंटिस्ट, उनका ये सपना था कि वो वायरलेस पावर ट्रांसमिशन करके बताएंगे। हाँ टेस्ला कॉइल उन्होंने बनाया ही था, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी देखा था, अपने थोड़े से डिस्टेंस पे ट्रेवल कर जाती थी। उनकी इच्छा थी कि जो आसमान से बिजली गिरती है उसको ट्रैक करेंगे और वायरलेस एक नेटवर्क बनाएंगे जिससे हम पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो कुछ साल और जी रहे होते तो आज हम फ्री बिजली पा रहे होते। इसलिए उनकी रिस्पेक्ट में इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा है, टेस्ला। आप लोग भी करो ऐसे पूछता हूँ, मैं भी अपनी कंपनी का नाम रखूंगा अभी। तो ये तो इसका सेटअप हो गया, इसका नाम लोग ऐसा डायग्राम देख लेते हैं। आपको कैपेसिटर बनाने के लिए हमेशा दो प्लेट्स की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, दो मेटल के स्फीयर भी ले सकते हो। और इसने वहां पे दो प्लेट्स ली थी इसलिए वहां पे मैंने प्लेट बताया। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, देखो यहाँ पे ये दो मेटल के स्फीयर लिया है और ये दोनों से देखो सब प्रोब आपको बाहर आके दिख रहा है।
और देखो इन दोनों को उसने क्या कनेक्ट करके रखा हुआ है, किसी एक कॉइल से जो कि हाई वोल्टेज सोर्स को प्रोवाइड करेगा। और इसके जस्ट सामने देखो यहाँ पे एक रिंग रखा है जो कि कटी हुई रिंग। अब देखो ये इनका और क्लोज व्यू है, ये दोनों हमारे मेटल की स्फीयर है और इनसे ये देखो प्रोब ऐसा बाहर निकला हुआ है। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, हाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर, जैसे इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया बीच में क्या हो गया, आपको स्पार्क देखने के लिए मिला। अब स्पार्क देखने के लिए मिला तो उससे क्या होता है, आपको लिखना इतना ही है जो मैंने इतना डिटेल में बताया है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिसके कारण करंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। हर्ट्ज ने क्या एक्सपीरियंस किया कि जैसे यहाँ पे स्पार्क निकलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल के दिखा दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा है। ये देखो इस तरीके से, और ये वाला एंड जो है इसको रिसीव करता है, और यहाँ पे भी आपको स्पार्क देखने के लिए इतना से दिखता ही है। तो समझ में आया, वो जो हमने बताया था यहाँ से यहाँ ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, वो चेंज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन में करंट पैदा हो रहा है, वो मैं समझने के लिए था कि ऐसा क्यों हुआ। और लिखना क्या है कि वहां पे स्पार्क होता है, तो वहां से उन्होंने देखा कि यहाँ पे अपने आप स्पार्क हो गया, इसका मतलब वहां से यहाँ तक क्या एनर्जी ने ट्रेवल किया है, और वो ट्रेवल करती है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ये उनका कंक्लूजन था। बाद में इसके ऊपर और बात सुनते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन हर्ट्ज ने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था। बिना किसी वायर के उन्होंने क्या किया था, एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह के ट्रांसफर करके दिखा दिया। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच में एग्जिस्ट करती है। फिर उन्होंने एक छोटा सा दिवाली वाला एलईडी यहाँ पे लगा के देखा तो जल गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार वाकई में करंट वर्क करता है। इतना क्लियर है, लिखिएगा। पहले तो ये सबसे पहले पेज वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ये उसमें ये सब मत बनाना, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। सिर्फ आपको दो प्लेट दिखाना है, इससे ये प्रोब निकले हुए हैं और ये सब दिखा। HERTZ HERTZ एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या इसकी थ्योरी में ग्रुप में भेजूंगा तो आप लोग छाप लेंगे? मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसकी थ्योरी। पक्का? क्या पता, मुझे शायद पता था क्या ऐसे होने वाला है। अब देखो मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो मैं इसकी थ्योरी ना ग्रुप में भेज दूंगा। जितना जो कुछ मैंने बोला है ना उसी को मैंने लिख दिया है, उसी को आप लोगों को छाप लेना। एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको सबसे पहले जो डायग्राम बनाना होगा उसके बारे में थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो हमको देखना है कि मेन कौन कौन सी टाइप की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो सबसे पहले नंबर पे नाम आ जाता है किसका, रेडियो वेव। रेडियो वेव्स के बाद सीरीज में होते हैं। हाँ सीरीज में, रेडियो वेव्स के बाद ये सीरीज। देखो आपको कई बार एग्जाम में पूछा है, 4-5 वेव का नाम दिया है और बोला है इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में जमाएंगे या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के में जमाएंगे, तो आपको इसको ऑर्डर में याद रखना है। रेडियो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इसके बाद क्या आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, उसके बाद मैं इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, विजिबल रेडिएशन बोलते हैं उसको। विजिबल के बाद अल्ट्रा वायलेट, इसके बाद एक्स रे, इसके बाद गामा रे, इसके बाद बस। अच्छा देखिए क्यों बता रहे, चलो कोई बात नहीं। तो देखो RMIPUX गामा नहीं, गामा, गामा का सिंबल वाई नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। दिन में तो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, रात में डाउट आता है तो क्या करते हो? किसकी हेल्प लेते हो? इंटरनेट। तो रात में इंटरनेट वेरी यूजफुल,
फॉर एक्स्ट्रा गेमिंग। कुछ भी आप अपने मन से बना के इसको याद कर लेना। कई बच्चे याद करते हैं रेड मॉन्स्टर इन विलेज, बना के कुछ और था, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप से याद करते हैं। अब एक बच्चे ने मुझे बताया था, उसी ने बताया था रात में इंटरनेट वेरी यूजफुल फॉर एक्स्ट्रा गेन ऑफ मार्क्स। एक्स्ट्रा गेमिंग है, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। हाँ एक्स्ट्रा गेमिंग, हाँ जो भी आप लोग याद कर लेना, RMIVUXG। अब इनकी अलग अलग हमको प्रॉपर्टीज देखना है। इनकी प्रॉपर्टीज देखने से पहले आप लोग एक फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा, जहां पे ये क्या है फ्रीक्वेंसी। अरे कुछ नहीं है भाई, स्मॉल है, तो ये हम लोग लिखते थे ना ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf वाला, ये वही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको नया रूप दे दिए। दिवाली के बाद नए कपड़े मिल गए इसको भी, इसको हम लोग न्यू के सिंबल से बनाते हैं सर। हाँ केस क्या क्यू डैश वाला बुक में कुछ डैश लिखा होगा तो पता नहीं, केस ही यूज करते हैं। तो देखो न्यू इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ये चीज आप लोग आज क्लास के एंड तक याद रखिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। देखो वेवलेंथ को बढ़ाते चले जाओ, फ्रीक्वेंसी अपने आप कम होती चली जाएगी। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग खोलेंगे मेन टॉपिक को। अब देखो मैं दो अलग अलग टाइप की वेव्स बना रहा हूं। एक वेव है ये वाली पीली वाली, और दूसरी वेव है हमारी सफेद वाली। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे वेवलेंथ किसे कहते हैं और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। अब आप पीली वाली वेव में देखिए, उसकी कोई भी दो हिल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वेव। देखो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ये इसका वेवलेंथ हो गया, इसको मैंने लैम्डा 1 के नाम से बता दिया। और व्हाइट वाली के लिए देखिए वेवलेंथ कितना होगा, बहुत छोटू सा होगा। ये है इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ छोटू सा दिखता है। लेंथ 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 तो मेजर कर सकते हो भाई। पीली वाली वेव की लेंथ कितनी है, देखो दो हिल के बीच में, एक पहाड़ी पे तुम, एक पहाड़ी पे तुम्हारा दोस्त, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ समझ में आ गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक गिवन टाइम में कौन कितनी बार साइकिल को रिपीट करता है। अब देखो व्हाइट वाला तो जल्दी जल्दी, क्योंकि वेवलेंथ कम है। अगर मान लो यहां से लेके यहां तक के 5 सेकेंड है, कौन ज्यादा बार अपने साइकिल को रिपीट करेगा, सफेद वाला, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है। देखो जल्दी 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 जल्दी, तो वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल इन अ गिवन टाइम। पीला वाला देखो इतना ज्यादा वेवलेंथ है कि 5 सेकंड में वो अपनी 2-3 साइकिल कंप्लीट कर पाया, लेकिन इसका वेवलेंथ एकदम कम है। जैसे कि आप एक बात समझ जाओ कि अगर हेल्दी लोग हैं, एक के पीछे एक खड़े हैं, उनका डायमीटर ज्यादा है, वैसे कम लोग खड़े होंगे। लेकिन अगर दुबले पतले लोग हैं, बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इनके जैसे मोटे रहे बहुत कम होते हैं। तो अपने हिसाब से इसको समझ जाना है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों समझ गए। यहाँ पे क्या होता है, दोनों हिल के बीच का जो गैप है ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पे। वैसे तो बहुत छोटा होता है ना, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी लेंथ है ना तो मीटर। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, साइकिल पर सेकंड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये रेडियो वेव से सबसे पहले, उसके बाद माइक्रोवेव RMIVUXG, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻³ मीटर के ऑर्डर का होता है, लगभग है। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, हो सकता है 10⁴ हो सकता है 10⁻²। पर याद रखना 10 के ऊपर पॉजिटिव पावर दिख और कहीं दिख रही है क्या, नहीं। अगर मैं यहाँ पे 10⁻6 भी लिख दूं तो आप बोल रहे हैं रेडियो वेव। इसको पहचानने का यही तरीका है। अगर मैं आपको बोल दूं 10⁻1, ये कौन सी वेव है, रेडियो। पावर में पॉजिटिव दिख गया, इसका मतलब वो कौन सी वेव होगी, रेडियो वेव होगी, ये हमको पता है। उसके बाद इसको हम लोग बार बार इस पेज पे आके डिस्कस करते जाएंगे।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, यहाँ पे इन सबको मैंने एक पेज भी पूरा बना दिया है। आपको ये वाला पेज बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे भले आपको ये याद मत रहे कि सामने 3 इंटू 10 टू द पावर 16 था, लेकिन 10 टू द पावर 16 से 10 टू द पावर 18 ये आपको याद रखना है। और आखिरी वाला जो होता है ये तो आखिरी वाला है, इसकी जगह पे 22 लिख दो, चाहे 23 चाहे 22, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद का सारा क्या है, गामा है। इसलिए मैंने यहाँ पे 21 लिखवा हूँ, और जानबूझ के लास्ट वाले में यहाँ पे देखो क्या लिख दिया हूँ, 10 टू द पावर 20, 24 भी लिख देते तो क्या करने का, आखिरी वाला है उसको मैंने जानबूझ के 22 लिखा हूँ। चलो वापस से पहले पेज में आ जाते हैं। सबसे पहले आती है हमारी रेडियो वेव्स। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत लंबा चौड़ा है। देखो 10 टू द पावर 3 से लेकर 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज तक। अब देखो ये किसकी वैल्यू दी है आपको, न्यू की, 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 9। अगर मैं यहाँ पे आपको वेवलेंथ निकालने के लिए बोलूं तो आपको फॉर्मूला याद आएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू। अबे एक ही तो फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा का, ये वाला फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सी बाई लैम्डा, लैम्डा निकालना है तो सी बाई न्यू। तो यहाँ पे सी बाई न्यू करते हैं। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 टू 10 पावर 8, और लैम्डा की इनके बीच की कोई एक वैल्यू बताओ, 10 टू द पावर 6। देखो ये क्या आ जाएगा, 3 टू 10 टू द पावर 2, पॉजिटिव वैल्यू आई ना, 10 टू द पावर 2। ये रेडियो वेव्स है। तो पता है यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज है ना, इसलिए इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। 10 टू पावर 2 हो सकता है, 10 टू पावर 3। ये किसकी वैल्यू आई है, 10 टू द पावर 2 वेवलेंथ। यानी कि ये जो रेडियो वेवलेंथ होती है ना, ये ऐसे ऐसे इनके बीच का जो गैप होता है 100 मीटर, 1000 मीटर तक का हो सकता है, 1 किलोमीटर तक रखती है। इतनी बड़ी बड़ी वेव्स बनती है, हमको दिखाई भी नहीं देती। इनके एंटीनास होते हैं। हाँ, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो ये वाला टावर होता है मोबाइल वाला, उसकी जो बड़े जैसे ड्रम टाइप के लगे रहते हैं, ढोलक टाइप, वो सब क्या रहते हैं, एंटीनास होते हैं। वो वहां से वेव को एमिट करते हैं। और आपके मोबाइल में क्या लगा होता है, रिसीवर लगा होता है, वो रिसीव करके डिकोड कर लेता है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे जनरेट होता है। इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि चार्ज जो इधर से उधर जाते हैं और वेव अपने आप जनरेट होते हैं। आज के बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखो लैम्डा और न्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा देखना, ठीक है। ये वाला जो सबसे शुरुआत में मैंने 4-5 फोटोज दिखाई थी ना, उसी वीडियो की है। तो देखो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और लैम्डा तो भाई खुद से निकाल लिया। भले मैंने बता दूं, यहाँ पे मैंने पहले पेज में ना सब चीज लिख दी कि भैया इसका जो वेवलेंथ है वो इतना होता है, फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 4, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 9। एक्चुअली इंटरनेट से निकाला हूँ। ये डेटा में ना बहुत कंफ्लिक्ट है। कहीं पे आपको ये 10 टू द पावर, यहाँ पे देखो 0.5 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, हमने कुछ और लिखा हुआ, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। तो आप लोग किसी एक को याद कर लेना, एग्जाम में जो पूछेगा ना 10 टू द पावर जो भी लिखा होगा उसका आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इस पेज में हम लोग बार बार आएंगे। इसको मैंने ऊपर लिखा है वेवलेंथ और नीचे लिखा है फ्रीक्वेंसी। देखिए ये मीटर में है और ये किसमें है, साइकिल पर सेकंड में। अब उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है एलसी सर्किट। ये मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है, उसके बाद ये लिखा है कि इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे सर्किट जिनमें इंडक्टर लगा हो और कैपेसिटर लगा हो। हर्ट्ज से एक्सपेरिमेंट याद है, एक कॉइल लगी थी, वो क्या था, इंडक्टर एल, और क्या लगाया था हमने, कैपेसिटर, 2 प्लेट्स लगाई थी। एलसी सर्किट, उन्होंने कौन सी वेव जनरेट की थी, रेडियो वेव जनरेट की थी। तो आपने अगर इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज किया तब आप रेडियो वेव को जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो इसका यूज कहाँ पे, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, हमारा मोबाइल, ये सब चीजों में क्या होता है, इसका यूज होता है। अब उसके बाद अगला क्या है हमारा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, तो वेवलेंथ क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ देखो 10 टू द -12 तक पहुंच रहा है।
तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 9 से 3 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज तक की होती है। आप चाहो तो इस 3 को भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस 10 टू द पावर 11 को आपको याद रखो, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, कुछ हमारे पास डिवाइसेस हैं। आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी, उसमें जैसे नाम थे वैसे इनके नाम है, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, उसके बाद एक गन डायोड होता है, इससे हम इसको जनरेट करते हैं। हमारे घरों में जो माइक्रोवेव रखा होता है उसमें से इन्हीं में से कुछ एक लगा होता है। हाँ दादा की ट्रांसफॉर्मर मूवी, हाँ माइक्रोवेव के अंदर ये सब लगा, ये देखिए आप नहीं आया माइक्रोवेव। अच्छा बोलेंगे मैग्नेट्रॉन चेंज करने, खराब हुए थे ना बार-बार। हाँ तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को लगाते हैं, उसके हम लोग माइक्रोवेव को जनरेट करते हैं। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को याद रख लेना, और पिछले पेज में जाके, पिछले पेज में जाने ही क्यों यार, इसी से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इसका लैम्डा, लैम्डा क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इनके बीच की, अब देखो 9 और 10 11 है, इनके बीच का मैं क्या ले लेता हूँ 10 टू द पावर 10 ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा समथिंग इंटू 10 टू द पावर -2, समथिंग इंटू 10 टू द पावर -2, समथिंग इंटू 10 टू द पावर -2, -1 भी होगा, माइनस आ गया ना माइक्रोवेव में, इतना याद रहेगा। ये वाला एग्जाम में पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में, 10 टू द पावर -2 वेवलेंथ की ना आप 2 यूजेस बताइए, ऐसा करके लिखा है। तो यहाँ पे देखो आप लोग को तो पहले समझना होगा 10 टू द पावर -2 वेवलेंथ यानी कि किसकी बात कर रहा है, माइक्रोवेव की बात कर रहा है। उसको हम लोग किससे जनरेट, ये भी पूछा है, उसको आप किन डिवाइसेस से जनरेट कर सकते हैं, तो ये सब डिवाइसेस है। और इसका यूज कहाँ होता है, मेनली इसका यूज ना रडार में। आगे मैंने बहुत सारे यूज लिखे हैं, टेंशन नहीं, यहाँ पे देखो ये सब बहुत सारे यूज लिखे हैं, कितने सारे यूज, यहाँ पे मेन यूज लिखा हूँ। जैसे इसका सबसे मेन यूज होता है इसमें रडार में। रडार का फुल फॉर्म क्या है, रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। आप लोगों ने कभी मूवी में देखा होगा, एयरपोर्ट में बैठे होते हैं, ऐसे ग्रीन कलर का ऐसा बना होता है, उसमें देखते हैं इधर से हवाई जहाज आ रहा है, इधर से मिसाइल आ रही है, वो कौन सा सिस्टम है, रडार सिस्टम। आप लोगों ने ये देखा होगा कि पुलिस वैन एक पीसीआर खड़ी रहती है और देखती है दूर से आ रही है, स्पीड में उसका चालान काटती है, उनके पास भी रडार गन होती है, वो भी क्या कर सकती है, स्पीड को मेजर कर सकती है। जनरली इसका काम हम लोग किसमें करते हैं, जैसे कि कैमरा लगे होते हैं, मोशन कैप्चर करते हैं, ये स्पीड को कैलकुलेट करके बता सकता है। मोशन को कैप्चर नहीं कर रहा है, इसमें क्या होती है, वेव जाती है और वापस टकरा के आती है, फिर नई वेव गई और फिर आगे टकराई, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। पहले यार वेव बहुत देर बाद आई थी, अब वेव बहुत जल्दी आ गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट है। हम लोग क्रिकेट देखते हैं, उसमें आप देखियो कि कभी 6 पड़ता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी आपको दिखा देता है और तुरंत दिखाता है बॉल की स्पीड 146.8 किलोमीटर पर सेकंड, पर आवर। उसमें ना 6 रडार कैमरे लगे होते हैं, कैमरे के साथ में रडार सिस्टम होता है, बॉल मैदान के 6 जगहों पे, उस 6 के 6 उस पे नजर रखते हैं और एल्गोरिथम होता है उनका कि किसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, इससे एक 3 डायमेंशन का डायग्राम बना के दिखा देते हैं, स्पीड निकाल देते हैं, ठीक है। तो रडार का मतलब क्या है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। उससे आप लोग गाड़ियों की स्पीड, बॉल की स्पीड, हवाई जहाज की स्पीड, मेनली इसका काम किसमें है, स्पीड निकालने में और घर का खाना गर्म करने में। माइक्रोवेव्स की ना एक बड़ी खास बात होती है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको ये गर्म कर देती है, मतलब उसको ये वाइब्रेट कर देती है, जिससे वो गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव में हम लोग जो कुछ रखते हैं उसके अंदर पानी होता है जनरली, भाई हर एक चीज के अंदर मॉइस्चर तो होता ही है, तो पानी जो होता है ना वो एक पोलर मॉलिक्यूल, जब ये उससे हिट करती है ना उसको वाइब्रेट कर देती है और उससे वो गर्म हो जाता है, जिससे हमारा खाना भी गर्म हो जाता है। जिस कांच के बर्तन में रखोगे वो कांच का बर्तन गर्म नहीं होता, खाने के कारण वो गर्म होता है पर डायरेक्ट गर्म नहीं होता। अगर पानी नहीं रहा तो उसमें ना कुछ ऐसे प्रोटीन वगैरह होते हैं जिसमें भी ना पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि जो माइक्रोवेव, कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ना वो वाटर मॉलिक्यूल है ना उसी को गर्म कर सकता है, उसको मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए, नहीं, इसको पोलर मॉलिक्यूल्स चाहिए।
किसी की बॉडी में अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसको गर्म कर दें, तो क्या मॉइस्चर चाहिए? है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको भी क्या कर सकता है, हीट अप कर सकता है। तो ये सब चीजों में उसका यूज होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा इंफ्रारेड। आप लोगों ने थर्मल कैमरे देखे क्या कभी? उसमें आपको ऑब्जेक्ट का चेहरा तो नहीं दिखेगा, आपको कलर्स दिखाई देते हैं। तो बहुत गर्म चीज है ना, वो रेड दिखेगी। हाँ, उसके बाद अगर टेम्परेचर कम है तो ऑरेंज, फिर और कम तो पीला, एकदम ठंडा है तो नीले रंग का दिखता है। तो हर बॉडी में से ना इंफ्रारेड रेज निकलती है। इस पेन में से इंफ्रारेड रेज निकल रही है। यस, दुनिया की कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसकी इंफ्रारेड रेज ना निकल रही है। जिस भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है उससे इंफ्रारेड रेज निकलती है। और दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है उससे कम, हमेशा से ज्यादा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो केल्विन की बात कर रहा हूं। हाँ, एक्चुअली तो अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए कोई चीज उससे भी ठंडी बनानी पड़ेगी। उससे हीट को लेकर और उससे ज्यादा ठंडा कैसे बना पाएंगे एक्चुअली। देखो इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज जो होती है इनको ना हम लोग हीट वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, किसी चीज को गर्म भी कर सकती है और गर्म बॉडीज से ये निकलती है। हम लोग जो गर्मी फील करते हैं वो किसी कारण करते हैं, सन से आने वाली इंफ्रारेड रेज के कारण। इंफ्रारेड रेज हमारे ऊपर पड़ती है, क्या करते हैं, वार्म फील करते हैं, गर्माहट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अर्थ को वार्म किस रेज के कारण होती है? अच्छा एक बात बताओ, सन से कौन सी वेव्स निकलती हैं? ये देख के बताओ ध्यान से। सब निकलता है, सन से सारी की सारी वेव्स निकलती हैं, सारी वेव्स। उसके बाद देखो ये हीट वेव्स है, सॉरी इंफ्रारेड वेव्स को हम लोग हीट वेव्स भी कहते हैं। ये जनरली हॉट ऑब्जेक्ट से बाहर निकलती है। और इसका एक एग्जांपल है हमारे घरों में होने वाला रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल से भी क्या होता है, इंफ्रारेड रेज निकलती है। तो पुराने जमाने के जो रिमोट कंट्रोल थे ना, उसको आप ऐसे सामने रखो और उसकी बटन दबाओ, उसके सामने एक बल्ब लगा रखो, आपको वो नहीं दिखेगा, वो जलते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन आप उसको कैमरे के थ्रू देखो तो पता है वो थोड़ा सा वॉयलेट कलर में ग्लिंक करे। जब उससे इंफ्रारेड रेज निकलती है ना, वो कैमरा देख सकता है, कैमरा इस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है, हमारी आंख इसको कैच नहीं कर पाती। इससे पहले करते थे कि आप पहले के होटल में कैमरे लगे रहते थे, लोग क्या करते थे, अपना मोबाइल चालू करते थे, उससे देखते थे, उससे इंफ्रारेड रेज निकल रही थी। लेकिन आजकल कैमरा और स्मार्ट हो गए, उससे इंफ्रारेड रेज नहीं निकलती। तो ये रिमोट कंट्रोल इसका एक एग्जांपल है, याद रखना। इसको जैसे माइक्रो ना ये पेनिट्रेट नहीं करता। उसके बाद है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, इसका यूज क्या होगा, चीजों को देखने के लिए। ये लाइट मैंने क्यों जलाई है, ताकि मैं आप लोगों की अच्छी शक्लें देख पाऊँ, ठीक है। तो विजिबल लाइट का यूज इसलिए मैंने नहीं लिखा है, मुझे पता नहीं था। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 10 टू द पावर 14, और यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 14। मतलब कितना नैरो रेंज है यार, कितना नैरो। तो 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 14, तो 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 11, और ये 14 पे शुरू और 14 पे खत्म। तो ये जो है हमारी आंखें जो देख सकती हैं विजिबल रेडिएशन, मतलब कितनी कम हमारी कैपेसिटी है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी के बीच में हम देख पाते हैं। आगे चल के मैंने इसके ऊपर डायग्राम भी दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्पेक्ट्रम है, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हम देख पाते हैं, उसी को हम लोगों ने यहाँ बड़े रूप में दिखाया है, विजिबल स्पेक्ट्रम। इतना छोटा सा हिस्सा है जिसको हम देख पाते हैं, स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है उसका हम लोग बहुत छोटा हिस्सा देख पाते हैं। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 14 है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपको इसका लैम्डा निकालने के लिए बोलूं तो ऊपर में क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और नीचे समथिंग इंटू 10 टू द पावर 14। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग से मुझे मतलब नहीं है, कितना जाएगा 10 टू द पावर -6। तो इसके बारे में भी पूछता है, कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनका वेवलेंथ 10 टू द पावर -6 मीटर होता है और उसकी क्या एप्लीकेशन है। वो विजिबल लाइट है, उसका एप्लीकेशन क्या होती है, हम चीजों को देख पाते हैं विजिबल लाइट की हेल्प से। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, ये भी वेरी हॉट बॉडीज से निकलती है, जैसे कि सन। आप लोगों ने देखा होगा
कि जो वेल्डर होता है वेल्डिंग करते समय अपने सामने कुछ रख लेता है कि स्मार्ट दिखने के लिए काला चश्मा लगा लेता है। देखो तो चश्मा स्मार्ट दिखने के लिए लगाते हैं कि किसी रीजन से तो लगाता हूँ। तो जो वहाँ पे वेल्डिंग हो रही होती है ना वहाँ पे आपने देखा होगा स्पार्क होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, यहाँ इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। मैंने बताया ना ये कहाँ से निकलती है अल्ट्रावायलेट रेज, वेरी हॉट बॉडीज, जैसे कि सन से भी हम तक के अल्ट्रावायलेट रेज आती है। आप लोग को पता होगा अल्ट्रावायलेट रेज को कौन रोकता है? ओजोन थैंक गॉड तुम सनस्क्रीन नहीं बोला। सनस्क्रीन एक बच्चा बोल चुका है इससे पहले। बताओ अल्ट्रावायलेट रेज को हम कैसे रोकते हैं? सर वो सनस्क्रीन लगाते हैं यार, नेचुरल सनस्क्रीन है ओजोन। वो अल्ट्रावायलेट रेज, एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज में 3 टाइप की होती है ए बी सी। उसमें से कुछ हिस्से को बस वो जाने देता है, बाकी को रोक लेता है। तो जो कुछ हिस्सा नीचे आता है ना वही स्किन कैंसर को क्रिएट करता है। नहीं सन बर्न तो नहीं बोल सकते उसको। ये अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है, वो हमारी स्किन में ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है और उसके कारण क्या करती है वो कैंसर सेल्स को डैमेज करती है। जब सेल्स डैमेज हो गए तो वहां पे क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज को कौन रोकता है? सनस्क्रीन के साथ ओजोन, जो उनका फॉर्मूला ओजोन। आपको पता है अगर आप जितनी भी ओजोन लेयर काफी थिक है, लेकिन सारी की सारी ओजोन मॉलिक्यूल्स को अगर आप एक साथ ले आओगे तो इतनी पतली लेयर बनेगी जितना पतला आपका पेज भी। अगर पूरी ओजोन को आपने कलेक्ट करके आपने बोले उसको एक साथ और कुछ नहीं होना है तो आपके पेज से भी पतली लेयर बनेगी जितनी कम ओजोन, फिर भी वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोक। तो ये बहुत हॉट बॉडीज से निकलती है लाइक सन या जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है। ये एग्जाम में पूछा है कि जब वेल्डिंग हो रही होती है तो वो किस रेस से बचने के लिए वहां पे वो एक ब्लैक कलर के शीशे का यूज करता है अल्ट्रावायलेट में, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस कहाँ से निकलती है? वेरी हॉट बॉडी। हम अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ आरओ आते हैं जो यूवी बेस्ड होते हैं। आरओ तो पानी जिससे हम लोग फिल्टर करके पीते हैं, कुछ यूवी बेस्ड आते हैं अल्ट्रावायलेट वाले। आरओ का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। और यूवी का अल्ट्रावायलेट। वो अल्ट्रावायलेट रेस को यूज करके ताकि ना वहां पे बैक्टीरिया जर्म्स हैं इसको मार सके। तो इसका हम लोग प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं और स्टरलाइजेशन के लिए, यानी कि जिस चीजों से ऑपरेशन करते हैं या कुछ करते हैं उनको क्या करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस के नीचे रखते हैं। वो यार इंसानों को कैंसर हो जाता है, बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इस रेस की झेलेंगे, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसका यूज क्या, स्टरलाइजेशन प्यूरिफिकेशन में। और भी बहुत सारे यूज आगे लिखो। अब उसके बाद आ गई हमारी एक्स रेज। एक्स रेज का देखो यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा है। अच्छा एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? E इज इक्वल्स टू और एक E इज इक्वल्स टू एच न्यू। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। इसकी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि इतनी ज्यादा एनर्जी ये तो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है, ये हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है। एक्सरेज हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करती है नहीं, वो अगर उसका आप ज्यादा उसके एक्सपोजर में रहोगे ना एक्सरेज के, वो भी आपको कैंसर कर सकती है। इसलिए देखना जो ऑपरेटर होता है एक्सरे वाला, वो उस कमरे से बाहर जाके वहां से बटन दबाता है, या वो एक ना बहुत मोटी सी एक लोहे की शीट होती है उसकी दूसरी तरफ जाता है और वहां से वो बटन को दबाता है। कभी एक्सरे होता है वहां जाके देखना, किसी ने ऑब्जर्व किया? हाँ वो सामने खड़े रह के नहीं बोलता स्माइल और फिर बटन नहीं दबाता। मैंने बताया देखो आपको तो एक ही बार एक्सरे करवाना है, लेकिन जो बंदा वहां खड़ा है दिन में 100 एक्सरे करने, इसलिए आप एक बार में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 5 मिनट की धूप में जाओगे क्या आप काले में हो? ठीक है, 5 दिन तक कंटिन्यू रहे काले में, वही है, कितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो यहाँ पे देखो एक्सरेज को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं? बाय स्टॉपिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम जैसे रोकते हैं ना, इसकी वो अपनी एनर्जी को एमिट कर देता है। तो वो जो एनर्जी को एमिट करता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एमिट करता है, वो फास्ट मूविंग था तो उसके पास एनर्जी भी बहुत सारी नहीं होगी। ऐसी वेव्स का एमिट करता है जिसके उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो। और एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या है? एच न्यू। एनर्जी ज्यादा है, एच को कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है।
इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की ये मेटल्स को तक के पार कर देता है। क्या कोई मेटल की शीट लगा तो जैसी वो टकराता है ना, इसका भी हम लोग देखने वाले कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका लेजर का। हाँ, बोन से ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अब होता क्या है एक्सरे में, ये हमारे समझने की चीज नहीं। मान लो ये है आपका हाथ, ये आपका हाथ है, और ये जो है ये आपका क्या बोल सकते हो फ्लैश, मतलब हमारे हाथों में स्किन और मांस भी तो होते हैं। अब इसके पीछे हम लोग क्या कर देते हैं, एक शीट को रख देते हैं। नहीं, हाथ की बात बॉडी की है पूरी। अब देखो क्या होता है, ये शीट पीछे रखी होती है जिसमें ना एक केमिकल लगा होता है। तो केमिकल की खास बात होती है कि वो जो एक्स रेज होती है उनके साथ में वो रिएक्ट कर देता है, और जहां रिएक्शन होती है वहां पे उस शीट को जला देता है, जला के क्या कर देता है, काला कर देता है। अब यहाँ से एक्स रेज निकली, यहाँ से तो वो सीधी निकल गई, तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको ब्लैक दिखेगा। लेकिन जब वो फ्लैश में से पास हुई तो उनकी स्पीड कम हो गई। अब उनकी स्पीड कम हुई तो क्या होती है, वो कम रिएक्ट कर पाती है, कम शीट को वहां पे जलाती है, तो वहां पे उतना ब्लैक नहीं दिखता। लेकिन जहां वो हड्डी से टकराए वो नीचे जा नहीं पाती, और जा नहीं पाती तो क्या होता है, वहां पे रिएक्शन हो नहीं पाती। कई बार वो हड्डी को भी पार कर जाती है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि फिर वो उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते। मैं तीनों जगह से जाने वाली एक्सरेज की स्पीड अलग अलग हो जाएगी, स्पीड अलग अलग, तो अलग अलग टाइप से रिएक्ट करेगी, तो हमको अलग अलग वहाँ पे कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। उससे हम लोग समझ जाते हैं कहाँ फ्रैक्चर ही क्या है। तो एक्सरेज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, ये मेडिकल इंडस्ट्री में होता है, और उसके बाद इंडस्ट्रीज में भी होता है कि कहीं पे कोई कुछ आपने बनाया है, मान लो ये 1 करोड़ का मैंने पेन बनाया है, तो इसके अंदर में कहीं पे फ्रैक्चर हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक्सरे से अच्छे से चेक करूंगा। जो चीजें कंपोनेंट यहाँ से आपको मार्क से भेजना है, आप उसमें तो एकदम प्रूफ करना चाहेंगे, तो उसमें आप एक्सरे वगैरह के सारे कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, उसके अंदर इंटरनल कोई डिफेक्ट या कोई क्रैक तो नहीं है। वो एयरपोर्ट में कन्वेयर बेल्ट, हाँ, उसमें भी एक्सरे होती है, उसमें लिखा रहता है प्रिकॉशन एक्सरे। लेकिन एक्सरे भी दो टाइप की, एक सॉफ्ट एक्सरे और एक हार्ड एक्सरे। वहां यूज होती है ना सॉफ्ट एक्सरे। में थोड़ा सा इंफ्रारेड टाइप का दिखता है। हाँ, इंफ्रारेड भी दिखता है। वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो उसको अलग अलग कलर में दिखाता है ताकि वो अलग अलग डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स को पहचान सके। अब अंदर लोहा भी जाएगा और गोल्ड भी जाएगा, अगर दोनों को रोक लेंगे एक्सरे को तो प्रोफेसर को क्या पता कि कोई आदमी सोलह चोरी करके आ रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग डेंसिटी दिखाने के लिए अलग अलग कलर सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको कर देते हैं। ठीक है? उसके बाद आ जाती है हमारी सबसे आखिरी में गामा रेज। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस जब अनस्टेबल हो जाता है तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करके स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट करता है, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहलाती है, गामा रेज कहलाती है। उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसको आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, अगर कहीं से गामा रेज निकल रही मतलब आप समझ जाओगे तो न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पे कीमोथेरेपी होती है, उसमें क्या करते हैं, यही सब रेज रहती का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल एक्सरे की मत उन सबको ठीक करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखो, शुरुआत में वेवलेंथ कितना ज्यादा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का देखो ये इतनी देर में एक ही बार अपीयर हुआ, लेकिन लास्ट वाला देखो इनकी वेवलेंथ एकदम कम है लेकिन इतने समय में इतनी बार अपीयर हुआ, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। तो वहां से यहाँ आ रहे हो तो वेवलेंथ कम हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। और जैसे कैंसर से हो रही है और इस तरह जाए तो इसको हम लोग वैसी डिवाइस बनाते हैं, टारगेटेड सेल्स होती है उसके ऊपर ही हम लोग करते हैं। सेम आग है, उससे आप लोग घर भी जला सकते हो, खाना भी बना सकते हो। आप उसे यूज किस तरीके से कर रहे हो वो होना चाहिए। जो लेजर होती है उससे हम ना मेटल को भी कट कर सकते हैं और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर सकते हैं आंखों का। तो आप बोलोगे सर लेजर से तो वहां पे लोहा कट रहा था, मैं नहीं कराऊंगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। यार उसको हमने इस तरीके से यूज किया है। तो आपको इंजीनियर्स की बात बड़ी खास होती है, उनको अगर कोई चीज का क्या इफेक्ट हो रहा है ये पता चल जाए ना, उसको अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं, चाहे तो शीट को काटने चाहे तो ऑपरेशन करने।
ठीक है, चाहे तो टैटू को हटाने के लेजर से टैटू हटाए जाते हैं, परमानेंट टैटू। हाँ, उसमें से गामा रेस निकलती है। हाँ। अब इसके बाद देखिए, इनको मैंने सेपरेट सेपरेट सबको लिख दिया क्योंकि इनके बारे में ना बहुत पूछता है। इस चैप्टर में आपने देखिए इतना छोटा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ना यही सब चीजें पूछता है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ, ये बताओ। और ज्यादातर वो सीधे की फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता, रिवर्स इंजीनियरिंग आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सी वेव। चार पांच अलग अलग वेव देगा और बोलेगा इनको इस ऑर्डर में जमाइए, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेव, तो आपको इस ऑर्डर में जमाना आना चाहिए। ये सब इनके यूज है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। मैंने बताया था कि आप जब भी रेडियो चालू करते हैं तो उसमें एएम, एफएम और डीआरएम तीन टाइप के रहते हैं। एफएम सुनते हैं ना रेडियो, एफएम, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। हाँ, एएम भी होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, कहीं लिखा होगा, देखना ये लिखा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूल। ये दो मेन चीजें आप लोगों ने लिखा होगा, जो रेडियो में लोग सुनते हैं 94.3, 101.4 ऐसी फ्रीक्वेंसी रहती है। 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज किसको दी गई है? कमर्शियल रेडियो वालों को दी गई है। इसमें सबसे अच्छे से सिग्नल प्रोपेगेट होते हैं जो कि सुन सकते हैं, इसीलिए 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक की आप देखना अपना ऑप्शन रखो। हाँ, एम भी रहता है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये हमको सबसे सस्ता पुराता है, लेकिन इसमें वो क्वालिटी नहीं मिलती, ये अलग अलग है। अब जैसे आप लोग जियो 4G यूज करते हो, देखो ना एचडी कॉलिंग होती है, बहुत क्लियर आवाज सुनाई देती है। और पहले भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे आवाज, आप रख दो वॉकी टॉकी। हाँ, वॉकी टॉकी वो भी रेडियो वेव पर काम करता है। उसके बाद माइक्रोवेव, ये सब यूज आप लोग पढ़ते रहने चाहिए। तो राडार सिस्टम, राडार का फुल फॉर्म लिख लेना चाहो तो राडार माइक्रो, यूजिंग माइक्रो कैन डिटेक्ट द स्पीड ऑफ, देखो क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट इन मोशन की एप्लीकेशन पूछता है। इंफ्रारेड वेव्स, इसके बारे में पढ़ लेना। आपको पता है जो पुराने मोबाइल आते थे उसमें, जैसे अभी आप लोग वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं, इससे पहले ब्लूटूथ से करते थे, इससे पहले इंफ्रारेड से करते थे। हाँ, पहले के जो मोबाइल थे उसमें बाजू में एक छोटा सा स्लॉट बना होता, तो क्या करते थे, ये एक बंदे का मोबाइल है, ये दूसरे बंदे का मोबाइल है, दोनों एकदम आमने सामने चिपका के रखना पड़ता है। ब्लूटूथ में फिर भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकते, इसमें तो एकदम चिपका के रखना होता था। यहाँ पे एक इसका लगा होता था, ऐसा कुछ अलग कलर में दिखता था, इसका भी इस साइड है, तो यहाँ पे इन दोनों को आमने सामने, फिर यहाँ से वहां पे डेटा ट्रांसफर होता था। और इतनी उसको स्पीड 1 GB/s इस टाइप इंफ्रारेड वेव से आप लोग डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये बहुत पहले की बात, मैं यूज करता था मोबाइल N73, उसमें था ये इंफ्रारेड, मैंने यूज भी किया इसको, ये भी ट्रांसफर किया पहले। नहीं, अभी ट्रांसफर चल ही रहा है। उसके बाद ये अल्ट्रावायलेट रेज है। बस जो कुछ भी मैंने बताया उसको लिख दिया, यूज आप ज्यादा यूज लिख दियो। उसके बाद एक्स रे, सर्जरी वर्जरी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में भी इसका यूज करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी भी यूज करती है एयरपोर्ट वगैरह में। और ये भी देखते हैं कि स्मगलर लोग कई बार क्या करते हैं, गोल्ड को अपनी बॉडी पार्ट को छुपा के निकल जाते हैं, वहां पे मोमेंट करके निकाल देते हैं। हाँ, तो वो सिक्योरिटी एजेंसी जो है एक्सरे करके जिसके ऊपर डाउट है पता कर लेती है। In scientific research for the investigation of crystal structure, arrangement of atoms, molecules, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको तो लिख ही देना 5वां नंबर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। ऊपर वाले तो सब लिख देते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा मार्क्स लगाएगा। नहीं, वो दूसरी चीज है, इसके बारे में नहीं है। उसके बाद है गामा रेज, दीज आर द ईएम वेव फ्रीक्वेंसी। भले इस 3 को आप लोग याद मत रखो, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 18 और 21, 22, 23, 24, आखिरी वाला मैंने बताया जान को अलग रखा है। अब इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर्स में करते हैं। और उसके बाद अब जैसे कि आप नासा में आगे चल के साइंटिस्ट बन गए, अब आप यहाँ से जा रहे हो ऊपर स्पेस स्टेशन में, वहां पे 6 महीने 8 महीने के लिए जाते हैं, वहां पे आप खाना लेके जा रहे हो, और खाना वहां पे लेके गए और वो सड़ गया,
तो भोजन को क्या करते हैं, यही गामा रेज से क्रॉस करते हैं, तो जितने भी जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब मर जाते हैं। नहीं सर नहीं खाना भी लेके जाते हैं, वैक्यूम पैक्ड फूड, पराठा वराठा रहता है, उसको पन्नी में भरते हैं, उसमें से पूरी हवा को बाहर निकालते हैं। हवा निकालने से क्या होता है, अंदर में फिर ऑक्सीडेशन नहीं होता, हवा में कहाँ ऑक्सीडेशन, चीजें खराब कैसे होती है, ऑक्सीडेशन। हम उसी खाने को फिर क्या करते हैं, बेचारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऑक्सीजन तो बची नहीं, अब क्या करते हैं, उसके फिर गामा रेज पास करते हैं, तो वो मर भी जाते हैं। तो मरेंगे मारे तो वो हमारे साथ हाँ मर सकता है। क्या नहीं रहेगी बिल्कुल। एक बात बताओ कि पॉइजन हुई ना, एक्सरे वहां से पार हो गई, आप खड़े थे, एक्सरे पार हो गया, तो हार में क्या आपके शरीर के बचा नहीं है, वैसे वहां पे एक्सरे पार हो गई, गामा रेज पार हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उन्हें किल कर दिया, कुछ बचता नहीं है अंदर, कोई पॉइजन नहीं है। उसके बाद ये गामा रेज, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाएंगे अगली बार। क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। देखो क्या दिया हुआ है, ईएम वेव है, ऑसिलेट करती है। ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको न्यू दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ 30 वोल्ट पर मीटर। ये डी दिया है कि ई दिया है, ई दिया है, वो भी ई नहीं दिया है, ई नॉट दिया है, क्योंकि क्या लिखा है उसने, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको ई नॉट दे के रखा है। प्रोपोगेट्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, भाई न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। न्यू दिया हुआ है, सी पता है, लैम्डा निकल जाएगा। वैसे ही आप लोग निकालोगे किसको, फिर ई नॉट आपको दिया हुआ है, हमको पता है इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है, सी के, तो आपको बी नॉट निकालना है, बी नॉट निकल जाएगी। अगले में उसने बोला है ना, उसका एक्सप्रेशन लिखना है। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, b is equals to b naught sin kx plus ओमेगा t। आपको न्यू दिया हुआ है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f या 2 पाई u। ये क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा पता है, ये सब पता है, तो आप इक्वेशन लिखोगे, b नॉट अभी अभी निकालो। ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, उसको मैं डिलीट कर दूं, तो भी हम पॉजिटिव लेंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। एक्सप्रेशन लिखते समय वहां पे जो b बाय b z लिखते हैं ना, उसके में बस चेंज है, क्योंकि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आपने j क्रॉस की, t क्रॉस की, हाँ वहां पे वो आप z डायरेक्शन लेकिन y डायरेक्शन में चलेगा, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है, और सबकी कॉपी में देखूंगा, जिसकी कॉपी में नहीं होगा तो घर में बताऊंगा। दो दिन से आप पीडीएफ भी नहीं भेजते, दो क्लास से।